हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जीतन सर में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो सीआईबी रिटेल बैंकिंग का वीडियो है, जिसमें हम लोग मॉड्यूल डी के यूनिट 16 को देखेंगे। यूनिट 16 में दोस्तों हम लोग पार्ट 1 को पहले ही कवर कर चुके हैं और ये पार्ट 2 वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग रिकवरी एजेंट के बारे में, डीआरटी, लोक अदालत एंड सरफेसी एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ समय न वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है रिकवरी एजेंट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट रिकवरी ऑफ द रिटेल लोन, द फर्स्ट थिंग्स विच फ्लैश इन आवर माइंड इज द मोस्ट ड्रियर्ड रिकवरी एजेंट। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मली जैसे पीएसबीज में हम लोग देखते हैं कि रिकवरी एजेंट का उतना बड़ा रोल नहीं होता, लेकिन जो बैंक स्टाफ हैं वही रिकवरी के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं। लेकिन प्राइवेट बैंक में और फॉरेन बैंक में देखेंगे आप तो वहाँ प्राइवेट रिकवरी एजेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी विषय में है कि रिकवरी एजेंट को किस ढंग से हायर किया जाए, रिकवरी एजेंट के पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, रिकवरी एजेंट किस तरह से ट्रीट होना चाहिए बैंक में, और कस्टमर के साथ उसको क्या ट्रीट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। डिप्लॉयड बाय द बैंक फॉर रिकवरी ऑफ लोन इन विच डिफॉल्ट्स हैपन्स, पब्लिक सेक्टर बैंक अप्रोच टू रिकवरी ऑफ लोन इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक। ठीक है, वही जो हमने डिस्कस किया दोस्तों वही है। अब आरबीआई की गाइडलाइंस है दोस्तों रिकवरी एजेंट के विषय में। तो आरबीआई वाइड देयर सर्कुलर डीबीओडी लेटर, ये फला फला देख लें, डेटेड 24 अप्रैल 2008, ये इम्पोर्टेंट है। 24 अप्रैल 2008 का वो लेटर है रिगार्डिंग रिकवरी एजेंट की गाइडलाइंस के। उसमें लिखा गया है कमर्शियल फैज फॉर रिकवरी एजेंट इंगेजमेंट बाय देम एंड रिकवरी ऑफ लोन। तो जो कमर्शियल बैंक जो रिकवरी एजेंट को इंगेज करते हैं, जो हायर करते हैं, तो उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है आरबीआई ने अप्रैल 24 2008 को अपने सर्कुलर में इशू किया है। ठीक है, engagement of recovery agent, bank are advised to take into account these following specific consideration while engaging recovery agent। तो ये क्या क्या है? Agent in these guidelines would include agency engaged by the bank, the agent employee of the concerned agency। बैंक should have a due diligence। ठीक है, जिस भी कंपनी से हम ये सर्विस ले रहे हैं उसका प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए। है रिकवरी एजेंट which should be so structured to cover among others individual involved in the recovery process। The due diligence process should generally conform to the guidelines issued by RBI on outstanding of financial service। ठीक है, तो उस गाइडलाइंस का पूरा पालन करना है। Further, banks should ensure that agent engaged by them in the recovery process कैरी आउट वेरिफिकेशन, है प्रॉपर उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ तक कि पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। ठीक है, विच में इंक्लूड प्री एम्प्लॉयमेंट पुलिस वेरिफिकेशन आल्सो। ठीक है, तो इसका भी ध्यान देना चाहिए। आगे दोस्तों, टू इंश्योर ड्यू नोटिस एंड अप्रोप्रिएट अथराइजेशन, बैंक शुड इन्फॉर्म द बरोवर द डिटेल ऑफ रिकवरी एजेंट। जो बैंक है दोस्तों किस किस रिकवरी एजेंट को हायर किया है, तो इसका एक सर्कुलर निकाल देना चाहिए, और जो अपने कस्टमर्स हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि ये फ़ला फ़ला आदमी, फ़ला एड्रेस, फ़ला फ़ोन नंबर के रिकवरी एजेंट हायर किए गए हैं और आपके पास रिकवरी के लिए जाएंगे। और जो रिकवरी एजेंट हैं उनको प्रॉपर अथॉरिटी लेटर दिया जाना चाहिए, जिससे क्यों ये दिखा सके कि हाँ हम इस बैंक से आए हैं, इस बैंक ने हमें हायर किया है, हम इन्हें सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, फिर जब रिकवरी एजेंट किसी कस्टमर के पास जाएंगे तो उनको प्रॉपर एक अथॉरिटी लेटर होना चाहिए और उनका एक आई कार्ड जो या तो बैंक द्वारा इशू होना चाहिए या तो उनके जो इंस्टीट्यूशन है रिकवरी एजेंट का उनके द्वारा इशू होना चाहिए, जिससे उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन किया जा सके।
फर्दर वेयर रिकवरी एजेंट इज चेंज्ड बाय द बैंक। हाँ, मान लिया बीच में रिकवरी एजेंट को बैंक चेंज करता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी कस्टमर को देनी चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर लेटर एंड आई कार्ड लेके दूसरे रिकवरी एजेंट को ही जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होता है, कस्टमर जैसे बार बार बदल रहे हैं, कस्टमर कभी कंप्लेन भी कर सकता है, और जो कंप्लेन करेगा रिकवरी एजेंट का, उसके ऊपर बैंक को प्रॉपर एक्शन भी लेना ज़रूरी होता है। क्योंकि बीसी एसबीआई का जो रूल्स है वो ये कहता है कि आप कस्टमर को सारी सर्विसेज देंगे, ट्रांसपेरेंसी देंगे, जिससे उसे फ्यूचर में कोई परेशानी न हो। ठीक है, तो आपको रिकवरी एजेंट के ऊपर भी एक्शन लेना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि किसी कंप्लेन के लिए आप अपने स्टाफ पे एक्शन लेते हैं। ठीक है, द नोटिस एंड अथराइजेशन लेटर शुड among other detail also include the telephone numbers of the relevant recovery agent. Bank should ensure that there is a tape recording। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आजकल डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कस्टमर और रिकवरी एजेंट का। तो उनको जिसके पास भी जाते हैं वहाँ आजकल जैसे एंड्रॉयड मोबाइल इजीली अवेलेबल हैं, तो रिकॉर्डिंग भी करना चाहिए कि क्या बातें हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो झूठे मूठे ब्लेम लगा के भी रिकवरी नहीं देना चाहते, तो रिकॉर्डिंग प्रोसेस भी अपनाना चाहिए। द अप टू डेट डिटेल ऑफ रिकवरी एजेंट फर्म्स कंपनी इंगेज्ड बाय द बैंक में आल्सो भी पोस्टेड ऑन द बैंक वेबसाइट। ठीक है, बैंक के वेबसाइट भी ये सारे डिटेल आराम से डाल देना चाहिए, जिससे जो पढ़े लिखे लोग हैं और वो जाके आप कौन कौन से रिकवरी एजेंट को इंगेज किया गया है और उनका क्या डिटेल्स है, वो वेबसाइट पे जाके इजीली एक्सेस कर सके। ठीक है, तो अगला है दोस्तों पॉइंट, देखें इसको हमने हाईलाइट किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वेयर अ ग्रीवेंसेस कंप्लेन हैज़ बीन लॉन्च्ड, बैंक शुड नॉट फॉरवर्ड केसेस टू रिकवरी एजेंट टिल दे have finally disposed of any grievances complaint lodged by the concerned borrower। अगर किसी बारोवर ने कोई कंप्लेन लॉन्च किया है, ठीक है, या उसके कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस अकाउंट को आप रिकवरी एजेंट को नहीं देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तो आपका उस पर डिस्प्यूट चल रहा है, जब तक कि वो डिस्प्यूट ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उस अकाउंट के रिकवरी को आप रिकवरी एजेंट को नहीं दे सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आगे है, हाउएवर वेयर द बैंक इज कन्वीन विथ अप्रोप्रिएट प्रूफ दैट द borrower is continuously making frivolous vexatious complaints, it may continue with the recovery proceeding through the recovery agent even if the grievances complaint is pending with them। ठीक है, तो ये भी देखा जाता है दोस्तों, अगर कोई बारोवर है वो बार बार बिना किसी गलती के किए वो रिकवरी एजेंट का कंप्लेन किए जा रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए बैंक को, और उसके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग लेनी चाहिए, एफआईआर वगैरह कराना चाहिए। ये रिकवरी एजेंट खुद भी कराते हैं, लेकिन बैंक को भी इसमें आगे आके काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों आपका इंसेंटिव एंड ट्रेनिंग टू रिकवरी एजेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। बैंक आर एडवाइज टू फार्मुलेट प्रॉपर इंसेंटिव सर्कुलर्स ऑर्डर्स फॉर रिकवरी एजेंट। ठीक है, बैंक को आरबीआई ने ये गाइड किया है दोस्तों कि जो भी रिकवरी एजेंट रहते हैं उनको जो इंसेंटिव देना है वो प्रॉपर सर्कुलर के द्वारा, बोर्ड द्वारा ये डिफाइंड होना चाहिए कि भैया इसके लिए कितना इनका कमीशन है, किस ढंग से दिया जाएगा, ये प्रॉपर इसके ऑर्डर्स होने चाहिए। आरबीआई रिक्वेस्ट टू आईआईबीएफ टू फार्मुलेट अ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ 100 आवर फॉर रिकवरी एजेंट so that recovery agent must aware the regulations of the recovery। आरबीआई जो है दोस्तों रिकवरी के लिए जो एजेंट हैं उनको भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए बीसीएसबीआई का, बैंक का, जिससे कि वो इजीली अपनी चीज़ों को कस्टमर को समझा सके। तो उसके लिए आरबीआई ने आईआईबीएफ से रिक्वेस्ट किया था कि कोई कोर्स फार्मुलेट किया जाए 100 घंटे का, तो आईआईबीएफ ने एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है
रिकवरी एजेंट के लिए, और जो भी रिकवरी एजेंट बैंक इंगेज करता है उसको विद इन 1 ईयर, ठीक है, विद इन 1 ईयर पीरियड में ये सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है IIBF से क्वालिफाई करके एग्ज़ाम। अदरवाइज बैंक जो है ऐसे ही रिकवरी एजेंट को हायर करेगा जो ये सर्टिफिकेट कोर्स क्वालिफाइड है। कंप्लेन अगेंस्ट रिकवरी एजेंट मस्ट बी डील्ड बाय द बैंक इन इफेक्टिव मैनर। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि रिकवरी एजेंट के अगेंस्ट में भी कस्टमर अगर कुछ कंप्लेन कर रहे हैं तो बैंक को उसको इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो BCSBI की गाइडलाइंस है वो क्लियर बोलती है कस्टमर के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, कब उन्हें कॉल करना है, कितने बजे उनके मन के अनुसार। अगर कस्टमर बोलता है हमें इस जगह पे ना कॉल किया जाए, इस टाइम पे ना हमसे बात किया जाए, हैं हमारे घर पे आ जाए या ऑफिस में, इन सब का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट काउंसलर्स। मान लिया दोस्तों जो हमारा लोन है वो ख़राब हो रहा है, तो इसमें एक होते हैं दोस्तों क्रेडिट काउंसलर। क्रेडिट काउंसलर का काम होता है कि जो बारोवर है उनसे मिलके उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि भैया ये लोन टाइमली जमा करो, इससे आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, आपका सिविल जो है ख़राब हो सकता है, और वो तरह तरह से ये देके उनको काउंसलिंग करते हैं। और इसका भी असर बहुत सारे बारोवर पे पड़ता है और वो आपके लोन को टाइमली जमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक रिकवरी का प्रोसेस है कि बैंक जो हैं, जो क्रेडिट काउंसलर हैं, उनकी सर्विस को यूटिलाइज कर सकते हैं और इसके द्वारा भी अपनी लोन रिकवरी कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों रिकवरी थ्रू लोक अदालत। तो लोक अदालत दोस्तों जैसा कि नाम से ही आप देखें लोक अदालत मतलब ये है दोस्तों, इसको आप ये बोल सकते हैं कि पीपल्स कोर्ट। पहले ज़माने में लोक अदालत मतलब एक कॉमन आदमियों की अदालत बैठती थी और उसमें कॉमन डिसीजन लिया जाता है जो सोशल और हर चीज़ को देखते हुए कि आदमी कितना पैसा दे सकता है, क्या कर सकता है, इन सब चीज़ों का रिलेटेड, और उस पर ध्यान भी दिया जाता था। तो उसी को अब जो है लीगल कर दिया गया है और रूल रेगुलेशन के तहत वो अपना काम करते हैं, जिससे जो दोनों पार्टी हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी न हो। ठीक है, लोक अदालत इज बेसिकली पीपल्स कोर्ट। देखें लोक अदालत क्या है, ये पीपल्स कोर्ट है, पब्लिक कोर्ट, और ये गांधी गांधी जी जो थे उनके अ, जो विचार थे उसके आधार पर इसको लाया गया था। रिकवरी ऑफ NPA थ्रू अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज ईजीएस्ट एंड फास्टेस्ट मोड। ठीक है, वन टाइम सेटलमेंट OTS कैन बी पुट थ्रू लोक अदालत so that in case of default in payment as per OTS would be executed by them court as in the case of execution of the decree. It has been given statutory status under the Legal Service Authority Act 1987। तो लोक अदालत को एक स्टेट्यूटरी स्टेटस भी दिया गया है, किसके तहत, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के। मतलब जो लोक अदालत अवार्ड पास कर देगी, जो फैसला दे देगी, वो दोनों पार्टी को मानना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो भी डिस्प्यूट होता है दोस्तों वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत सॉल्व किया जाता है। और एक तो टेम्परेरी को लोक अदालत लगती है दोस्तों, और एक होता है परमानेंट लोक अदालत। जो परमानेंट लोक अदालत है दोस्तों उसमें जो केसेस आते हैं वो 180 दिन में या 1 साल में, 2-2 साल में भी ये सुने जाते हैं। लेकिन जो ये टेम्परेरी लोक अदालत है दोस्तों, इसमें बेसिकली सारे जो केस हैं वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू लाए जाते हैं और वहाँ पे केवल लीगल स्टैम्प लगने के लिए, क्योंकि बाद में कोई आदमी कुछ न माने तो इसके लिए लीगल एक्शन होना ज़रूरी है। तो ये लीगल हो जाता है कि हाँ इन्होंने ये समझौता इस तारीख को ऐसे ऐसे देने के लिए बोले थे, क्योंकि उसमें फिर बाद में कोई मुकर नहीं सकता। ठीक है, तो ये लोक अदालत के विषय में थी दोस्तों। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोक अदालत का। एक मिनट दोस्तों,
जो मैक्सिमम अमाउंट इन लोक अदालत है दोस्तों वो अप टू 20 लाख। अगर 20 लाख तक के लोन हैं तो उनको हम लोक अदालत में ले जा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, कोर्ट फीस लगता ही नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दिया जाता है। और जो बारोवर होता है या कोई भी बारोवर या जो अपील कर रहे हैं, दोनों पार्टी डायरेक्ट जज के सामने भी अपनी प्रॉब्लम्स रख सकते हैं, जो कि नॉर्मल कोर्ट में पॉसिबल नहीं हो पाता। इसमें जो आपका डिसीज़न है वो बहुत ही जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे समझौता किया जाता है। और इसमें किस तरह के, जैसे हम लोग केवल बैंक से रिलेटेड चीज़ों का बात करेंगे कि लोक अदालत में हमारे जो लोन से रिलेटेड जो केसेज हैं उन्हीं को ले जाया जाता है। इसके लिए क्या करता है, जो ब्रांच मैनेजर हैं पहले बारोवर से बात करता है और उसको एग्री करता है कि हाँ इतने अमाउंट पे हम लोग सेटलमेंट कर लेते हैं, आपका भी इसमें अच्छा है और बैंक का भी। तो इसके लिए बारोवर को नोटिस देता है और जब भी लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाती है तो रीजनल ऑफिस से या उसके जो कंसर्न कंट्रोलिंग ऑफिस हैं उससे परमिशन लेके लोक अदालत में सम्मिलित हुआ जा सकता है। लेकिन आजकल के जो गवर्नमेंट बैंक हैं दोस्तों, वहाँ तो अगर आप नहीं भी सम्मिलित होना चाहेंगे तो भी आपको प्रेशराइज किया जाए कि आप इसमें किसी भी तरह से 2-4 केस लेके आइए। ठीक है, तो ये अच्छा है, बहुत सारे लोगों का केस इसमें रफा दफा भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों सरफेसी एक्ट। तो सरफेसी एक्ट 2002 है दोस्तों। सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म होता है द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, यह सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002। ये जो एक्ट है दोस्तों, ये बैंक को बिना किसी कोर्ट में जाए इतना पावर देता है कि आप जो उनका सिक्योरिटीज़ हैं, जो लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी दिए थे, उनको आप पोजीशन ले सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। और ये किस लिए लाया गया दोस्तों, क्योंकि जो केसेस थे वो नॉर्मल कोर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे, सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था और स्पीडी नहीं हो पा रहा था, तो बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे थे। तो इसीलिए इस एक्ट को लाया गया दोस्तों, और इसको 2002 में अमेंड भी किया गया थोड़ा। तो इसलिए इसको सरफेसी एक्ट 2002 जाना जाता है दोस्तों। इसके तहत जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो उनका सिक्योरिटी है लोन के आगे, उसको आसानी से पोजीशन ले सकते हैं और इसमें प्रशासन की मदद भी ले सकते हैं और उसका डिस्पोज आप भी कर सकते हैं। ठीक है, देखें यहाँ इसका ये सरफेसी प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म टू द बैंकिंग सेक्टर फॉर मैनेजिंग इट्स माउंटिंग एनपीए स्टॉक्स एंड कीप पीस विथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक हैं दोस्तों, इनको ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को लाया गया है। Provision of SURFACE Act. The SURFACE Act introduced major changes in the legal framework for the recovery of dues by banks, financial institute, by giving those power to realize the security without need of approach of कोर्ट। ठीक है, तो वही हमने पहले डिस्कस किया। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखें, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, recognition of any interest created in the security for due repayment of loan as a security interest irrespective of its form and nature, but when it is not in the possession of the creditor। ठीक है, the provision of SURFACE Act relating to enforcement of the security interest applies only to cases in which the security interest are created for due repayment of financial assistance। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आगे हम देखते हैं कब कब इसको हम लोग अप्लाई किया जा सकता है।
और क्या क्या बेसिक रूल्स हैं इसको सरफेसी एक्ट को यूज़ करने के लिए। एक मिनट दोस्तों, ये ऊपर नीचे हो जा रहा है। A claim to any debt are issuable or part whereof whether secure or unsecure, चाहे वो सिक्योर हो चाहे अनसिक्योर हो, दोनों पे ये लागू किया जा सकता है। एनी डेप्ट आर इश्यूएबल सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और ऑफ चार्ज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा हाइपोथिकेशन है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पर भी एनी राइट ऑफ इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी वेदर फुल और पार्ट सिक्योरिटी डेप्ट, ठीक है दोस्तों, इस पर भी लगाया जा सकता है। एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और इन डेप्ट रिसीवेबल वेदर सच इंटरेस्ट इज एग्जिस्टिंग फ्यूचर एक्रूइंग, मतलब ये सारी चीज़ें दोस्तों अगर हैं तो आप उसको सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। अब इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सरफेसी एक्ट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इफ़ द लोन अकाउंट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें है पहला, लोन अकाउंट मस्ट हैव बीन क्लासिफाइड एज एनपीए अब बैक्ड बाय सिक्योरिटी, ठीक है। दो चीज़ें हैं दोस्तों, पहली बात तो ये कि जो अकाउंट है वो एनपीए क्लासिफाइड होना चाहिए और वो सिक्योरिटी से सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट अक्रूड applied should be more than 1 lakh, outstanding due should be 20% or above of the principal and interest, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, कम से कम जो लोन अमाउंट है विथ इंटरेस्ट 1 लाख से ऊपर होना चाहिए इस एक्ट को अप्लाई करने के लिए, उससे कम है तो सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। सिक्योर्ड असेट शुड नॉट बी एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। देखो ये देखें, सिक्योर्ड असेट जो है वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी इसका कुछ गाइडलाइंस आया है कि अगर लोन आपका ज़्यादा है, एक्चुअली पता नहीं है लेकिन पता करेंगे दोस्तों, इसको फिर से आप लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वहाँ अभी कुछ कंडीशन में आप सरफेसी एक्ट लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले क्या था, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है उस पर आप सरफेसी एक्ट नहीं लगा सकते। डॉक्यूमेंट शुड बी इन्फोर्सेबल and unexpected period for minimum 6 months must be available in act under सरफेसी एक्ट 2002 will not extended limitation period of document, ठीक है। जो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों उसकी लिमिट रहनी चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ तक के लिए। इन केस ऑफ मल्टीपल लेंडर्स कंसोर्टियम एडवांसेज इंश्योर लेंडर्स हैविंग अ मिनिमम 60% ऑफ ड्यूज आउटस्टैंडिंग आर एग्रीएबल फॉर इनिशिएटिंग एक्शन अंडर सरफेसी एक्ट, ठीक है। अगर आप कंसोर्टियम एडवांस है या मल्टीपल लेंडर हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि 60% जो बारोवर हैं 60% बारोवर एग्री होने चाहिए सरफेसी एक्ट इनिशिएट करने के लिए, अगर उससे कम है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। और उनका क्या है, जो मिनिमम ड्यूज़ है दोस्तों एटलीस्ट 60% ड्यूज़ बाकी होना चाहिए, ठीक है। अगर 60% से कम है ड्यूज़, जैसे 50%, तब आप सरफेसी एक्ट लागू नहीं कर सकते। अब आता है दोस्तों किस तरह से इसको इनिशिएट करना चाहिए, तो इसमें आता है डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 13 ऑफ सब सेक्शन 2 कैन बी इशूड बाय एनी वन मोर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, ठीक है। अगर आप सरफेसी एक्ट लागू करने जा रहे हैं तो डिमांड नोटिस आपको इशू करना है, और किसी भी मोड से जो ये दिए गए, रजिस्टर्ड पोस्ट से विथ एक्नॉलेजमेंट, स्पीड पोस्ट से, कुरियर से, फैक्स मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, ईमेल, बाय हैंड डिलीवरी, ठीक है। इन सभी मेथड से आप उसको डिमांड नोटिस भेज सकते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस इफ़ द बारोवर मेक्स एनी रिप्रेजेंटेशन ऑन रेज एनी ऑब्जेक्शन, तो अगर नोटिस मिलने के उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो बारोवर को 15 दिन के अंदर रेस कर देना चाहिए कि हमें क्या प्रॉब्लम है कि इसलिए मैं इसे नहीं दे रहा हूँ, या हमें समय दिया जाए, वो अपना बताएगा।
Section 13 and subsection 13 of SARFAESI Act provide that after receipt of the demand notice, the borrower, mortgager, guarantor shall not transfer any of the secured asset by way of sale, lease, or otherwise without the prior written consent of the bank. Section 29 of the Act provides that if any person attempt अगर ऐसा करता है तो उसको एज पर रूल जेल भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसका मीनिंग समझ लें। इसका मतलब यह है दोस्तों, जिस दिन बारोवर को नोटिस मिल गई, आपने नोटिस इशू किया, उसको नोटिस मिल गई, उसके उस दिन के बाद से चाहे गारंटर हो चाहे ये बारोवर हो, वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी को न तो सेल कर सकता है न तो ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसको कोर्ट की तरह से गिल्टी माना जाएगा। और अगर उसको ट्रांसफ़र करना है जो ज़रूरी नहीं है लोन के लिए, या कुछ ऐसा ज़रूरत है, तो उसको सबसे पहले परमिशन लेना होगा। ठीक है, परमिशन लेके तब जाके करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं बैंक ऑफिसर रैंक ऑफ चीफ मैनेजर और एबव कैन एग्जीक्यूट SARFAESI। ठीक है, तो दोस्तों जो बैंक में इसको कौन लागू कर सकता है, चीफ मैनेजर या एबव रैंक के जो अधिकारी हैं वही जो हैं SARFAESI एक्ट को लागू कर सकते हैं। अगर उसके नीचे के अधिकारियों को पावर कौन देगा, बैंक का बोर्ड जो है पावर डेलीकेट करेगा, तो आप उसके नीचे के अधिकारी भी इस काम को कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों DRT। DRT भी दोस्तों एक तरह का कोर्ट है जिसमें कि लोन का सेटलमेंट किया जाता है। डिप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल आर अपेक्स बॉडी टू सेटल रिकवरी इशूज इन केस ऑफ लोन extended by the financial institution. Debt recovery tribunal are constituted for helping financial institution recover their bad debt quickly and efficiently। ठीक है दोस्तों, तो जो भी ये अदालतें बनाई गई हैं दोस्तों, वो इसीलिए बनाई गई थी जो आपका लोन है इजीली रिकवर हो जाए और जल्दी रिकवर हो जाए। लेकिन जैसे समय चलता जा रहा है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता दोस्तों कि क्विक रिकवरी हो पाए। DRT आर गवर्न्ड बाय प्रोविजन ऑफ रिकवरी टू डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। ठीक है दोस्तों, ये DBRT एक्ट 1993 के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया है और इसको पॉपुलरली कॉल्ड एज RDB एक्ट। रूल हैव बीन फ्रेम्ड एंड नोटिफाइड अंडर रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देखें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें जो मिनिमम अमाउंट है लोन का वो 20 लाख होना चाहिए, मतलब 20 लाख से कम की चीज़ें ना लोन DRT में नहीं डील की जाएंगी, 20 लाख से ऊपर का। ठीक है, कोर्ट फीस इसमें क्या है दोस्तों, मिनिमम 12,000 है और मैक्सिमम 1.5 लाख है दोस्तों। ये डिटेल में और आगे पढ़ने पता चलेगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिनिमम कितना है 12,000 और मैक्सिमम 1.5 लाख। हेड कौन होता है DRT का? DRT का हेड होता है दोस्तों प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होता है और ये 4 साल के लिए डिप्यूट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, या उसकी एज मैक्सिमम 65, अगर 65 3 साल में हो जाएगा तो 3 ही साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका जो रैंक रहेगा दोस्तों ये होता है इक्विवेलेंट रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज असिस्टेड बाय रजिस्ट्रार एंड रिकवरी अफसर। तो एक रजिस्ट्रार और रिकवरी अफसर के द्वारा ये असिस्ट किया जाता है। कौन? DRT का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। अब इसमें दोस्तों एक छोटी सी चीज़ हम लोग और डिस्कस करना चाहते हैं कि जब ये रिकवरी की बात हो रही है तो हमें ये परफॉर्मिंग एसेट NPA और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए। ये चीज़ें और आगे दूसरे सब्जेक्ट में हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा व्यू ले लेते हैं दोस्तों कि परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं। परफॉर्मिंग एसेट वो एसेट होते हैं दोस्तों जिस पे हमें रेगुलर इंटरेस्ट मिल रहा है, जो लोन रेगुलरली पेड किए जा रहे हैं बारोवर के द्वारा, उनको हम लोग परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अब मान लिया कि हमारा जो EMI है
वो टाइमली नहीं आ रहा है दोस्तों। तो जब टाइमली नहीं आएगा तो क्या होगा, तो वो परफॉर्मिंग नहीं रह जाएगा, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है दोस्तों, इरेगुलर अकाउंट बन जाता है। इरेगुलर मतलब वो टाइमली जमा नहीं हो जाता। स्टैंडर्ड अकाउंट तो रहेगा लेकिन वो इरेगुलर कहलाएगा। तो अब जैसे 1 दिन से 30 दिन तक, मान लो आपका 30 तारीख को ईएमआई आना था और नहीं आया, तो 1 तारीख से 30 दिन मतलब 1 दिन से 30 दिन का अगर डिले होता है दोस्तों, उसको उस अकाउंट को SMA 0 कहते हैं, जिसको स्पेशल मेंशन अकाउंट कहते हैं दोस्तों। और अगर 31 से 60 दिन तक ड्यू रह जाता है ईएमआई, तो उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 कहते हैं। और 61 से 90 दिन तक अगर ड्यू रहता है तो SMA 2 कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मोटा मोटा एक बार दिमाग में रख लें, काम देगा आगे। ठीक है। अब अगर 90 दिन से ज़्यादा रिकवरी नहीं आई दोस्तों, तो अकाउंट NPA हो जाता है और इसी को NPA अकाउंट कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। ठीक है। तो देखें, व्हेन असेट सीजेस टू जनरेट इनकम इज कॉल्ड NPA। ठीक है। मोर देन 90 डेज ड्यूज हो जाए तो NPA अकाउंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलग अलग हैं कि टर्म लोन में क्या है, CC में क्या है, वो दूसरे उसका अलग चैप्टर है दोस्तों। हाँ, उसको हम लोग देखेंगे उधर। यहाँ केवल एक आपको जनरल नॉलेज के यहाँ दे दिया जाता है। तो अब जो है जैसे ही 90 दिन बीता दोस्तों, तो उस दिन से 91 दिन से अकाउंट NPA हो गया। अब 91 दिन के बाद 1 साल तक, 1 साल तक जो है अकाउंट जो है वह सब स्टैंडर्ड में रहेगा। ठीक है। उसके बाद 12 महीने बीत गए दोस्तों, तो अगला 12 महीने से 24 महीने, देखें मैं यहाँ महीने में लिखा हूँ, कन्फ्यूज करने वाला नहीं है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा ईजी लगता है। तो 1 साल तक, देखें 12 महीने से 24 महीने कितना हुआ, 1 ही साल हुआ। 1 साल तक ये डाउटफुल 1 असेट रहेगा, मतलब DB1 अकाउंट कहलाएगा ये। उसके बाद जब ये 24 महीने बीत गया, तो 2 साल तक, 24 महीने से 48 महीने मतलब 2 साल तक ये अकाउंट DB2 अकाउंट कहा जाएगा। और अगर 48 महीने से ज़्यादा रहता है दोस्तों, तो उसको DB3 अकाउंट कहते हैं। ठीक है। तो ये है छोटा सा इन्फॉर्मेशन दोस्तों। उसके बाद आता है लॉस अकाउंट। तो लॉस अकाउंट का दोस्तों कोई लिमिट नहीं है, ये कभी भी असेट को लॉस में कैटेगराइज किया जा सकता है। उसके लिए भी रूल्स है दोस्तों, उसको हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।